हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में अब आप लोग का एग्जामिनेशन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का है। देखो यहाँ से अब आप लोग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम 40 नंबर वाला पेपर होता है, यानी रिटेन में आप लोगों का 40 नंबर का जो है एग्जाम होगा। तो इसमें जो है आप लोगों को अब उस चीज़ को ध्यान में रखना है। सिलेबस भी आप लोगों को कुछ कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग रहेगा, वैसे मिलेगा। तो हम आज ये जो वीडियो दे रहे हैं वो है हमारे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एग्जाम देने वाले हैं। इसमें जो भी सजेशन आपको दिया जाएगा प्लीज़ उसको फॉलो करना, और कुछ मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आप लोगों के लिए इमीडिएट आपके पास पहुंचे। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे तो पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद में आप लोग को टॉपिक जो है एलोबरेट कर दूंगी कि ये टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स पूछा जाएगा और वो आपको करके जाना है। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, इसमें नहीं वाला यानी नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो नॉट वाले क्वेश्चन में आंसर अच्छे से, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना और उसमें से आंसर चुनना। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे फिर बोल रहा है कि बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। कॉन्टेक्ट विथ एल्डर्स एक्सेलरेट्स द पेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्रारंभिक भाषाई परिवेश को समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। एनरिचमेंट ऑफ अर्ली लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट हेल्प्स इन द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिविजुअल रिलेटेड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग का कौन सा जो है ऑप्शन गलत है, तो ये आप लोग का 1 नंबर ए नंबर जो है ऑप्शंस गलत होगा। बाकी तीनों के तीनों आपके ऑप्शंस जो है रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुभाषिकता का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मल्टीलिंग्विज्म। एकदम ये क्वेश्चन रहता है। बहुभाषिकता का मतलब होता है मल्टीलिंग्विज्म। याद रखना, मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषिकता को हम लोग एज अ रिसोर्सेस काउंट करते हैं कि ये बच्चों के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चों के जो है स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो हाँ, हो सकता है टीचर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन पूरे एजुकेशन के लिए और स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होता है। तो मल्टीलिंग्विज्म का लाभ है कुशलता में वृद्धि, निरस्ता में वृद्धि, कक्षा का वातावरण दूषित होना, क्षेत्रवाद की भावना का विकास। तो डेफिनेटली आप लोग का हो जाएगा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ए नंबर। भाषा सहायक है, लैंग्वेज इज हेल्पफुल। बालक के प्राथमिक समाजीकरण में, बालक के द्वितीयक समाजीकरण में, या ए और बी दोनों में, या किसी में नहीं। ठीक है, यही होगा, या किसी में नहीं। तो डेफिनेटली सी नंबर होगा कि बच्चे का जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन हो या सेकेंडरी हो, दोनों में भाषा जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो सी नंबर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जो लैंग्वेज सिखा रहा है उसका, जो टीचर है एक्चुअली में, उसका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। देखिए, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, और भाषा शिक्षक को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे? इन्हीं तीनों में से कोई एक करना है, क्योंकि चौथा नंबर तो बिल्कुल भी आप लोगों का है ही नहीं। तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, वैसे देखा जाए तो सब है। ठीक है, ये 1 2 3 तीनों के तीनों है, लेकिन ऑल हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो हम इन तीनों में से जब चुनेंगे तो हम बी नंबर को चुनेंगे कि भाषा शिक्षक खुद उसको लैंग्वेज का अगर अच्छी तरीके से ज्ञान है तो वो उच्चारण भी बच्चे से अच्छे से करवा लेगा, वो बच्चों को जो है हर जगह पे गाइड भी कर पाएगा। तो आंसर आपका इसमें बी नंबर हो जाएगा। 35।
कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? या यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? ऐसे वाले क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछेगा आप लोगों का, ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि आपके जो ये ऑप्शन है अलग अलग दे दे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहता है कि किससे जो है भाषा क्षमता का आकलन सही तरीके से हो पाएगा, यानी कि लैंग्वेज असेसमेंट जो है कौन से ऑप्शन से अच्छे से होगा। तो याद रखना, जिसमें क्यों और कैसे लगा हुआ रहेगा ऑप्शन में, वही वाला ज्यादातर होगा। तो यहाँ पे है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, जिसमें उसको ज्यादा भाषा यानी लैंग्वेज के यूज करना होगा, जाहिर सी बात है कि लैंग्वेज असेसमेंट वहीं पर होगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हैं, ये पीडीएफ में दूंगी तो आप पढ़ ही लोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूं और उसके बाद से हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कम प्रभावी यानी कि ये निगेटिव ही क्वेश्चन है ना। संवाद अदायगी, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का जो है बताना या बातचीत करना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए यानी एक्सप्रेसिव होने के लिए इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? तो संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, या अपने अनुभवों का बातचीत करना, या फिर जो है अपने अनुभवों का या फिर बातचीत करना। तो इसमें जो है अभिव्यक्ति का मतलब है अपने आप को एक्सप्रेस करना, कौन प्रभावी रहेगा? तो इसमें आप लोग जो है इसका बी नंबर कर सकते हो। बी नंबर जो है इसका आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा, होगा वैसे ए या बी में से। संवाद अदायगी यानी कि डायलॉग बोलना, तो डायलॉग अब वो जो है कोई लिख करके देगा, वो बोलेगा तो फिर उसका नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा खुद से बोल रहा, तो संवाद अदायगी में हो सकता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भाषा वाले क्वेश्चंस आप लोगों के कुछ रहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब मैं कुछ टॉपिक्स और बता रही हूँ, ये सब भाषा से रिलेटेड है, भाषा कौशल से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? ठीक है, बच्चा सुन करके पढ़ करके जो है और समझ करके भाषा को ले रहा है, तो इसमें से कौन सा हेल्पफुल रहेगा? औपचारिक पत्र लेखन, बच्चों को एक फॉर्मल लेटर लिखवाने बैठा दो, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना, या सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। इसमें बोल रहा है कि करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होगा? ठीक है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता। तो यहां पर आप लोग का होगा अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक पे हम आ जाते हैं, हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर लेते हैं। हाँ, यहां से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैड, ठीक है, ये डी होगा। लैड का फुल फॉर्म बताइए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है, तो इसको आप लोग को थोड़ा सा, लैंग्वेज एसोसिएशन डिवाइस है, आंसर इसका डी नंबर होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये चॉम्स्की का है। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक पे। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहने वाला है? अभी कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको देखकर ही जाना है। पहला तो भाषा डेफिनेटली रहेगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल, मतलब लैंग्वेज स्किल कौन कौन सा होता है? रीडिंग, राइटिंग, आप लोगों का जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, ये चारों का
क्या अच्छा होता है, क्या इसमें बुरा है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, ये आपको देख लेना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा और भाषा कौशल, ये पूरा देख लेना है। इससे हो गया। इसमें आप लोगों को कंटेम्प्रेरी से भी क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड नंबर आप लोगों का जो है वो रहेगा कम्युनिकेशन, जिसको कि हम संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन जो है टू वे होता है, संप्रेषण ये आपको देख लेना है। इसमें देख लेना है सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। ठीक, थर्ड नंबर आप लोगों का, अब आ जाओ पीछे वाले, हाँ एक फ्लेंडर्स थ्योरी देख लेना। फ्लेंडर्स थ्योरी ये अभी मैं आपको बता दूंगी फ्लेंडर्स थ्योरी के बारे में, इससे क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ नंबर आप लोग आ जाओ आरटीई एक्ट 2009, बिल्कुल इससे पूरा क्वेश्चन रहेगा। एनसीएफ 2005, ठीक, फिर उसके बाद से आप लोग का एनईपी 2020, ठीक है, फिर उसके बाद से एनसीटी, एनसीईआरटी और यूजीसी, इन सभी का काम क्या है, ये टॉपिक आपको 100% अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल करके जाना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। अब मैं आप लोग को इसमें से एक फ्लेंडर्स थ्योरी अभी दिखा दे रही हूँ। आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, इन सभी का क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और फ्री में ही टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से देख लेना। इससे क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोगों को दे दिया जाएगा। और बाकी लैंग्वेज से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, संप्रेषण से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, और ये वाले से क्वेश्चन रहेगा। चलिए फ्लेंडर्स थ्योरी वाला मैं दिखा देती हूं आप लोग को। ये है फ्लेंडर्स थ्योरी, जिसको हम फ्लेंडर्स का अंतः प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कैटेगरीज, इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है टोटल, ये फ्लेंडर्स थ्योरी का कितना कैटेगरीज दिया गया है, तो 10। ठीक है, जिसमें से 7 जो कैटेगरी दिया गया है टीचर के लिए दिया गया है, 7 टीचर के लिए है, 2 स्टूडेंट के लिए है और 1 जो है कॉमन है टोटल। ठीक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। ये पूरा जो है समझ लो कि आप लोगों का एक क्लासरूम में किस तरह का टीचर एंड स्टूडेंट कन्वर्सेशन होता है, उसके बारे में जो है फ्लेंडर ने ये थ्योरी दी है। और ये कब किया गया था, तो 1959 में किया गया है, मिनीसोटा विश्वविद्यालय में जो है इसका विकास हुआ है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखो, ये मैं आपको जो बता रही थी, यहाँ पर 7 टीचर टॉक रखा गया है। पहला एक्सेप्टिंग फीलिंग्स, ये लाइन से याद कर लेना है। दूसरा है प्रेज और इंकरेजमेंट, एक्सेप्टिंग आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चन, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन और क्रिटिसिज्म। 7। 2 इसमें से रिस्पॉन्सेस एंड पीपल इनिशिएशन, ये स्टूडेंट का है। और ये वाला 10 नंबर अलग है, साइलेंट और कंफ्यूजन। ये जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो लोग जो है एकदम चुपचाप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो साइलेंस हो जाते हैं, या कंफ्यूजन में रहेंगे तो साइलेंस हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का जो है 10 नंबर का, 10 में ये रहेगा। तो ये लाइन से आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी का नाम पूछ सकता है और पूछेगा कि ये वाला जो है किस में होता है। देखो, टीचर टॉक, स्टूडेंट, ये कितने कैटेगरी में है, तो टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस और सेपरेशन, मौन या अलगाव वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल किया गया है और ये भी पीडीएफ में इंक्लूड मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है इससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की एग्जाम जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से समझ करके ये पीडीएफ कर लेना, फायदेमंद रहेगा। जो हमारे पेड बच्चे हैं उन लोगों को तो उनके ग्रुप में दिया ही जाएगा, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे 4 बजे वाले क्लास के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जो है हेल्प के लिए बनाया गया है। आई होप कि ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन हो चुका है। पेपर अच्छा था, बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मैं बोलूंगी बहुत अच्छा था। आपके सिलेबस से क्वेश्चन था, जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए अभी हम आंसर की देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग लग रहा है कि कुछ अलग है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो, लेकिन हमने अपने तरफ से कोशिश की है कि आपको सारा क्वेश्चन जो है सही से बताया जाए। अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आपको अपना मैच करना है कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
और इसी तरह से जिस तरह अभी आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्लास चल रहा है, उसी तरह से हम लोग जो है इसका आंसर की भी दे रहे हैं, साथ साथ में प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। हमारे 4 साढ़े 4 बजे का जो क्लास रहता है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी तरीके से आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं। किसी तरह का हमसे आपको हेल्प चाहिए तो हमारे ऐप पर या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर दिया हुआ है वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलो भाई, एग्जामिनेशन आगरा यूनिवर्सिटी का इस बार अच्छा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इजी भी पेपर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक ठाक पेपर आ रहा है ना। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम ये तो 40 नंबर का पेपर है तो हम 80 क्वेश्चन क्यों करेंगे? बाबू इसमें 80 क्वेश्चन ही करना है, आगे जितने भी आपके एग्जामिनेशन होंगे 80 करना है, सिर्फ पैडागोजी छोड़ के पैडागोजी में 50 करना रहता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है, तो ऑफकोर्स जॉन डीवी है तो सामाजिक तो माना ही है, व्यक्तिक भी माना है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। SQ3R, ठीक है, SQ3R किसने दिया है? रॉबिन्सन, एकदम कंफर्म। जहां पे डाउट रहेगा मैं आपको बताते चलूंगी। ये 2 क्वेश्चन का जिनका सही हुआ देख लीजिए। डिस्ग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है भाई, तो डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसेबिलिटी है, आंसर हो जाएगा डी। अवधी कौन सी उपभाषा की बोली मानी जाती है? पूर्वी हिंदी, ठीक है, ईस्टर्न हिंदी उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 नंबर। विधि में मैंने कल बताया ही था कि भाई फ्लैंडर्स वाला थ्योरी कर लेना, तो ये आपका 7 कल के क्लास का बेनिफिट मिला है। हॉबर्ट की सामान्य शिक्षण विधि कितने हैं? 5, ये भी कल करवाया गया था, PYQ से है। 2022 का PYQ बहुत हेल्प कर रहा है। भाषा का मुख्य घटक क्या है? ये सब आपके 2022 PYQ में है। बहुभाषिकता का लाभ है, बहुभाषिकता का लाभ सी नंबर हो जाएगा, डेवलपमेंट पर्सनल लैंग्वेज। और हिंदी की बोलियां हैं, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी इस बार प्रॉब्लमेटिक दे रहा है। एक्चुअली में हिंदी की बोलियां जो होती है सब डायलेक्ट 18 है, लेकिन 18 इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप या तो 17 करो या तो 19 करो, आपका सही हो जाना है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते, इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जिन्होंने 17 19 किया है सही है, आसपास वही रहेगा। भाषा को विभाजित किया जाता है, भाषा को किसमें विभाजित किया जाता है, किस तरह से? तो डिवाइड किया जाता है दोनों, सी आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा? ये भी वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा से प्रॉब्लमेटिक देता ही है, पहले भी दिया हुआ है। 343 में जो है डिवाइड किया गया है, 343 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें आप 351 जो है लगा सकते हो, क्योंकि इसमें भाषा के विकास की बात कही गई है। अशुद्ध उच्चारण का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चिंतन का अर्थ है आर्ट ऑफ थिंकिंग, बी। प्रश्न पूछने के उद्देश्य हैं, आपका आंसर आ जाएगा डी। ऐसे तो होता है प्रीवियस नॉलेज, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी इसमें आ जाते हैं। अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है, संरचना स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पहले होता है अंतःक्रिया से। अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के प्रवर्तक है फ्लैंडर्स, ये कल बताया गया था 4 बजे में, इनका नाम याद रख लेना। चलिए नाउ 17, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं, ये भी कल मैंने आपको बताया था, वर्बल बिहेवियर। 4 बजे की क्लास का फायदा हुआ है कल। कक्षा संप्रेषण मुख्यतः होना चाहिए प्रभावशाली, ये 2022 से क्वेश्चन है। संप्रेषण का मुख्य साधन है भाषा, ठीक है। अरे यार आ जाओ, बी नंबर होगा, ठीक है। इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है पूछ रहा है, तो वक्ता का नाम, नेम ऑफ द स्पीकर, ये आप लोगों का जो है शाब्दिक आ जाएगा, रिटेन है ना, राइटिंग है। तो इनमें से कौन सा द्विपक्षीय संचार का सामान्य रूप है? डिस्कशन, जिसको हम लोग वार्तालाप कहते हैं, सी। इनमें से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक संचार का, ठीक है, तो पत्र लिखना। देखो वर्बल आप लोगों का जो कम्युनिकेशन, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देख के इसका आंसर जाएगा, तो बाकी सारा जो है आप लोग का अमौखिक है, यानी बिना बोले, और ये रिटन है तो इसको हम ले सकते हैं। जटिल जानकारी के लिए किस प्रकार का संचार सबसे प्रभावी होता है? रिटन, हमेशा याद रखना, रिटन कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, प्रभावशाली माना जाता है। इनमें से कौन वाद विवाद के लिए विचारणीय नहीं है? बॉडी जेस्चर, बाकी 3 है। एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी जेस्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब इनमें से एक को अगर नहीं लेना है तो बॉडी जेस्चर कम इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक बाधा नहीं है? इसमें से तो प्रीवियस लर्निंग आ जाएगा, क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा दिया है।
शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है, तो ये आपका ऑल आ जाएगा। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही है, आपका ऑल आ जाएगा। हैस्विन के अनुसार जीवन कौशल सूची लाइफ स्किल, कल मैंने इसको पढ़ाया था, 2022 में ये था, तो आंसर हो जाएगा आपका 10। लाइफ स्किल्स कितने हैं? 10। वॉल्स ने सृजनात्मक प्रक्रिया को कितने स्तर पे बांटा है? 4। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता होगा और ये थोड़ा सा बोल सकते हो आउट ऑफ है, लेकिन कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन दिया है आउट ऑफ, बाकी सारा सही है। मॉन्टेसरी विधि किस कौशल का विकास करने में सहायक है? भाषाएं। एक्टिविटी मेथड होता है ना, तो उससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा एक्टिविटी का। भाषा कौशल के प्रकार हैं, ऑफ कोर्स 4। ये सब अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन टाइप का है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है 36। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो संप्रेषण का तत्व नहीं, इसमें से रिकर्सन हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पुनर्बलन कहेंगे। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, बंडूरा थ्योरी, 3 नंबर। समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है समस्या के बारे में पता करना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अवेयरनेस दिया गया है, तो C नंबर। हमेशा यही होता है भाई। पाठ्यक्रम नवीनीकरण छात्रों में किस प्रकार का लेकर आएगा? तो सहभागिता, जिसको हम पार्टिसिपेशन कहेंगे। मौन पठन के प्रकार हैं 2। मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। पाठ्यचर्या निर्माण का प्रथम चरण है, जिसमें उद्देश्य होगा ना वो वाला लगा देना, ऑब्जेक्टिव, C नंबर। पाठ्यक्रम के प्रकार हैं, ऐसे तो कहीं 5, 7 सब जगह दिया जाता है, लेकिन 5 को ओवरऑल माना गया है। पाठ्यचर्या विकास में कौन शामिल होता है? तो टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये सब सभी का लिया जाता है विचार। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स से मांग रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं है। डिसलेक्सिया हो सकता है क्योंकि ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो बोलने में कहीं पर अपने विचारों को रखने में इशू आ सकता है, तो ये डिसलेक्सिया को हम टिक कर सकते हैं, बाकी नहीं है। डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है। डिस्केंसिया एक तरह से सांस ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है इश्यूज आता है। डिस्ग्राफिया आप लोग का राइटिंग है, तो ये आप लोग का डिसलेक्सिया करोगे। निम्न में कौन सी प्रजातांत्रिक विधि नहीं है? लेक्चर मेथड। निम्न में शिक्षण का स्तर नहीं है, देखो लर्निंग एंड टीचिंग का ये सब क्वेश्चन है बाबू, इसलिए मैंने बोला ना इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। वर्णन कि आप लोग को लर्निंग एंड टीचिंग कंटेम्प्रेरी अच्छे से कर लोगे तो ये सब पेपर अपने आप कंप्लीट हो जाता है। हेल्प्स इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल को करने के लिए चारों आ जाएगा D नंबर। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि एग्जाम्पल्स पे देती है। प्रश्नोत्तर विधि को जाना जाता है सुकरात विधि, ये आप लोगों ने कंटेम्प्रेरी में किया है, कंटेम्प्रेरी से यहाँ पे आपको मिल रहा है हेल्प, ये आपको मेथड पेपर में भी हेल्प मिलेगा इस सबसे। भाषा क्या है? तो भाषा ऑल ऑफ दी अबव D आ जाएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, आर्टिकल 21A। ये सब आपका कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन है बाबू, समझ लो, RT एक्ट से क्वेश्चन आया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे, ये आपका कॉग्निटिव का है, यानी आप लोगों का चाइल्डहुड का है। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो क्लास 1 to 12। विषय पाठ्यचर्या की अभिकल्पना का मॉडल है, तो भाई सब्जेक्ट सेंटर्ड कैसा होता है? तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा। अमुद्रित माध्यम है, अमुद्रित माध्यम आपका D हो जाएगा। शाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं, आपका आ जाएगा 5। कविता शिक्षण की विधि है, कविता शिक्षण की विधि आपका आ जाएगा सिमेंटिक यानी अर्थबोध, B नंबर। कौन से व्यवहार भावनात्मक कौशल को बढ़ाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा D। आत्म विकास सफलता का मुख्य रहस्य है, ये किसने का? इमर्सन का। इसमें में भी आप लोगों का अलग आंसर हो सकता है तो बता दो, लेकिन हमें यही मिला है, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितने चरण हैं? 5 डिसीजन मेकिंग में।
सामूहिक वाचन के प्रकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों होते हैं। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना क्या होगा, रिवीजन, रिवीजन पॉलिसी, ए नंबर। भावनात्मक, भावनाओं और विचारों को एक दूसरे से बांटना, के साथ बांटना क्या कहलाता है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, सी। प्राचीन भाषा को कहते हैं नेटिव, ए। किसी क्षेत्र के एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है बहुभाषिकता, मल्टी लैंग्वेज। विचार विमर्श के घटक हैं, डी। विचार विमर्श विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कथन, किसने दिया है, गुड का है। इसमें भी आप लोग अगर बोलो तो अलग हो सकता है, बट लेकिन गुड ही मिला है। संप्रेषण में बाधक तत्व हैं, तो डी, इसका आंसर भी ऑल हो जाएगा। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है, डेविस ने, ये कंफर्म है। देखो जहां कंफर्म है वहां पे बता दिया जाएगा स्टेटमेंट वाले में। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपके मोटिवेशन से रिलेट करेगा, मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है। 68 व्यावसायिकता है क्रियात्मक, भावात्मक या ज्ञानात्मक, सभी तरह का पक्ष जो है भाई प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए, तो डी होगा। शिक्षण युक्तियां होती हैं, तो शिक्षण युक्तियां या शिक्षण टीचिंग डिवाइसेस आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं। त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया, देखो कब लागू किया गया है वो बोल रहा है। तो हमारा सबसे पहला पॉलिसी जो था एनईपी 1968 में था, तो 1968 में लागू किया गया था, बी नंबर। कौन संप्रेषण चक्र में शामिल नहीं है, समय, आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। क्रोध प्रबंधन कौशल के प्रबंधन का उदाहरण है, भाव, इमोशंस जो है मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि इमोशन मैनेजमेंट में ये सभी आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। अशाब्दिक संचार के रूप का अध्ययन है, अशाब्दिक, तो इसमें आ जाएगा आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज लेंगे तो ये सब आ जाएंगे, बॉडी लैंग्वेज में ये सब आ जाएगा, तो हम बी नंबर आंसर करेंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है, ये आप लोगों का आ जाएगा इज अ साइन ऑफ अ बीइंग कॉग्निटिवली रिच, ठीक है, बी नंबर। अंतःक्रिया प्रणाली विश्लेषण में प्रत्येक वर्ग में कितना समय दिया जाता है, 6 सेकंड, फ्लेंडर थ्योरी का है 6 सेकंड इसमें दिया जाता है। मौन वाचन के प्रकार हैं, ये हमने ऊपर में किया है, बी नंबर होगा। मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, आपका आंसर आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक है, यानी ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा होता है, तो ए, जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में बाधक हो सकता है, तो आपका आ जाएगा कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछना, मतलब कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन पूछना, ठीक है, तो सी। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण कौशल विकसित करने का अर्थ है, आंसर हो जाएगा आपका सी। शिक्षा को मुख्यतः भागों में बांटा गया है, 3, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, है ना। किस सिद्धांत द्वारा बालक में रुचि का विकास होता है, सभी के द्वारा बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया था, किंडरगार्टन सबसे पहले जर्मनी में खोला गया था, ठीक है। शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी टीचर, प्रिंसिपल एंड मैनेजर सभी पर। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष, यानी ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन है, तो ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है कितना है उसमें, तो 6 है, पता ही होगा, ये आप लोगों ने किया हुआ है पहले। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित, ये किसका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सी लग रहा है, देखो सी एंड बी में कंफ्यूजन है, महात्मा गांधी भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इससे स्वामी विवेकानंद से मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने सी किया है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली जो है कहलाती है ना, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलर इज कॉल्ड टीचिंग टेक्निक, बी नंबर। शिक्षण प्रक्रिया की प्रवृत्ति है, दोनों, यानी कि आपका आर्टिस्टिक एंड साइंटिस्ट दोनों, सी। निःशुल्क शिक्षा अधिनियम, ये आरटी एक्ट से क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर होगा 4 अगस्त 2009, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, अगर दिमाग में रहता तो, ये कंटेम्प्रेरी में पढ़ाया गया था, इसमें पूछा जा रहा है।
मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में प्रदान की गई थी, यानी कि आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा किस में दी जाती थी, पारसी। अरे अरबी आप लोगों ने किया होगा, मोस्ट ऑफ ने पारसी और अरबी में कंफ्यूजन होगा आपको। निषेधात्मक शिक्षा देन है आपका नेचुरलिज्म का, प्रकृतिवाद का। एजुकेशन ऑफ मैन फ्रॉबेल ने लिखा हुआ है, ये बुक है ये। वेयर वॉज द ब्रेल स्क्रिप्ट बॉर्न, ब्रेल स्क्रिप्ट कहाँ पे हुआ है, फ्रांस। एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशल माने हैं, 7, याद रखना 7। पीओएसडी सीओआरबी का सिद्धांत किसने दिया है, लूथर। बी आंसर हो जाएगा ग्लिक या लूथर ग्लिक, आप बोलो जो भी। एनसीटी में कुल कितने सदस्य होते हैं, ऐसे तो 10 होते हैं, लेकिन यहां पर यानी कि जब स्टार्ट हुआ उसके लिए लेकर होगा 43। कौन शिक्षण कौशल नहीं है, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे लिखा है पृष्ठपोषण कौशल जो कि होता है, फीडबैक दिया जाता है, और एक है पेज न्यूट्रिशन स्किल। तो इसके अनुसार बी के अनुसार जाएंगे तो भाई बी होगा, लेकिन देखा जाए तो आंसर स्किल्स कोई नहीं होता है, उत्तर कौशल नहीं होता है, प्रश्न उत्तर कौशल होता है जो आपका ए नंबर में ले लिया गया, तो आंसर इसका सी नंबर होगा। 98 कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को सूक्ष्म शिक्षण में किस प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा डी। संप्रेषण के माध्यम हैं, आपका आंसर इसमें तीनों हो जाएगा डी। निम्नलिखित से कौन पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, इनकरेक्ट यानी अशुद्धता। तो ये आप लोगों के लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के 100 क्वेश्चंस जिसका आंसर हमने बताया। आई होप सभी के मार्क्स अच्छे आ रहे हो और आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं आप लोगों के वो सभी के सभी अच्छे जाएं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एग्जामिनेशन हो चुका है, उसका आप लोगों को आंसर की चाहिए। तो अभी हम लोग जो है उसी का आंसर की देने वाले हैं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के आए, किस तरह से आए आंसर। क्वेश्चन पेपर ठीक था, अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट में बोलेंगे कि था, और आप लोगों ने कर भी लिया होगा जैसा कि मुझे पता चला है। तो चलो अब आप लोग की बारी है कि मैच करो किसका कितना मार्क्स आ रहा है। इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है एकदम जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मतलब कि सबका आंसर जो है पक्का है बोल सकते हो। तो इसमें जरूर आप लोग एक्यूरेट आंसर जो है निकाल लेना कि किसका कितना जो है मार्क्स आ रहा है। इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट पेपर है उस पेपर के लिए भी जो है हमने ऑलरेडी जो है आपके लिए वीडियो एंड जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर दिए हैं, और आप लोग का आईसीटी होगा अब नेक्स्ट, उसका भी आपको मटेरियल एंड वीडियोस जो है दिए जाएंगे। तो उसको अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस कर लेना। आईसीटी आप लोग का डिफिकल्ट नहीं होगा, बस कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप लोगों को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अच्छा पेपर गया, मतलब कि अभी तक जो है पेपर 3 और बोल सकते हो पेपर 2 उतना अच्छा नहीं था, बट ये आप लोग का अच्छा गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं। विभिन्न भाषाओं से संबंधित छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए, मल्टीलिंग्विज्म का, बहुभाषावाद का। मैंने बताया था बहुभाषावाद से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी कक्षा की विशेषता नहीं है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नहीं वाले में थोड़ा सोच के आंसर देना होता है। एक संसाधन के रूप में बहुभाषावाद के उद्देश्य हैं, आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी है। भाषा अधिगम प्रारंभ होता है, जाहिर सी बात है हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होती है वो लिसनिंग से, सुनने से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कक्षागत संप्रेषण का मुख्य तत्व नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो रहते हैं, तो इसका आंसर बी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक, ये भी करेक्ट है। संप्रेषण शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, कम्युनिस का अर्थ क्या होता है, कॉमन होता है, ए नंबर, ठीक है। संप्रेषण बाधाओं में कौन सा पर्यावरणीय बाधा के अंतर्गत है, तो इसमें फिजिकल आ जाएगा। परिचर्चा में हमें रहना चाहिए, डिस्कशन में हमें कैसा रहना चाहिए, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज को लेकर के। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये मेमोरी क्वेश्चन है, बस आपको याद करना है, शिक्षात्मक ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ये मेमोरी क्वेश्चन में आएगा आप लोगों का।
प्रश्न पूछते समय ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है, इसमें से कौन से अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये आप लोगों का जटिल प्रश्न जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की आगमन विधि। आगमन निगमन विधि, मैंने बताया था आगमन निगमन से क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आप लोग का है रहेगा, इसी में है। तो आगमन विधि क्या होती है? स्पेसिफिक टू जनरल, जिसमें हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो ये बी नंबर हो जाएगा। शिक्षण सूत्रों का जनक माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आंसर हो जाएगा लैटिन लिंगुआ से, ठीक है। ऐसे लैटिन और फ्रेंच दोनों हैं, लेकिन फ्रेंच में जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे। भाषा मन की रोशनी है, किसने कहा है? जॉन स्टुअर्ट। पाठ्यचर्या में भाषा निहित केंद्रीय भाव है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए एंड बी। भाषा सीखने के लिए की जाने वाली कार्य नीतियां हैं, यहां पे हो जाएगा डी ऑल। कक्षा में बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि ओनली द मदर लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी टॉट, और अब आप जानते हो कि एनईपी 2020 से इसको लागू भी कर दिया गया है। बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोगों को अगर कुछ और लगता है बोल सकते हो। चेकलिस्ट हो रहा है, पोर्टफोलियो या चेकलिस्ट, इसमें से दो होगा। भाषा शिक्षण में कहानी सुनने का उद्देश्य है, ऑल ऑफ द अबव। भाषा अर्जन करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए नंबर, रिच लिंग्विस्टिक एनवायरमेंट। भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, नॉर्मली 0 से 8 साल रखा जाता है, तो यहां पर 0 से 8 तो नहीं दिया है, 2 से 8 दिया है, तो हम इसको टिक करेंगे, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का आयाम नोम चॉम्स्की से संबंधित है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। विश्वास है कि बच्चे सक्रिय अनुकूलित व्यवहार के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, तो डेफिनेटली स्किनर होगा। बच्चे भाषा सीखने की जन्मपत्र क्षमता के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है, एलईडी के लिए इन्होंने ये बात बोली है। एक शिक्षक के लिए एक बहुभाषी कक्षा डैश है, संसाधन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मल्टीलिंग्विज्म को एज अ रिसोर्स देखा जाता है, और ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली पूछ दिया। एक बच्चे में भाषा की शुरुआत का क्रम है, कैसे बच्चा बोलना स्टार्ट करता है? देखो सबसे पहले तो बच्चा जन्म लेते ही रोता है, चिल्लाता है, और नहीं चिल्लाया तो डॉक्टर तो चिल्लाता है उसको कि भाई चिल्ला ही लो, नहीं तो फिर ब्रीदिंग के लिए वैसा किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग एंड फर्स्ट वर्ड, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन से भाषाई विविधता के कारण हैं? देन आंसर इज ऑल, डी नंबर। सीखने की गतिविधियों के कक्षा प्रबंधन में शामिल नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ये क्लास के बाद होता है, ये क्लासरूम इंटरेक्शन के बाद होता है, इसीलिए इसको हमने बी में ले लिया है इसका आंसर। छात्र अध्यापक में कौन सा गुण पसंद करते हैं? निष्पक्षता, अनबायस्ड। नेड ए फ्लैंडर द्वारा विकसित किया गया, फिएक इनका है, बी नंबर। कक्षागत अंतः क्रिया में विद्यार्थी कब असहज महसूस करता है? When the activity is not given importance, सी नंबर। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विविधताओं को सम्मान एवं सम्मिलित करना चाहिए? सोशियो कल्चरल। पत्र, ईमेल, मोबाइल, यूट्यूब, ये क्या है? तो ये चैनल है, मीडियम है, तो इसमें बी नंबर। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया, जो रिसीवर होता है उसको हम डिकोडर कहते हैं, तो यहां पे हो जाएगा डिकोडिंग, सी। संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचार तथा भावनाओं का है, किसने बोला? कीथ डेविस। कौन सा सिद्धांत संप्रेषण को द्विपक्षीय प्रक्रिया मानता है? ए नंबर। किसी स्कूल संगठन में संचार आदर्श रूप से किस ओर प्रभावित होना चाहिए? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संचार का रूप है? अनौपचारिक पूछ रहा है, ठीक है, ए नंबर। प्रभावी मौखिक संचार के लिए आवश्यक नहीं है लंबे विराम, लॉन्ग पॉजेस।
निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है, तो वित्तीय बाधा हो जाएगी, बाकी तीनों तो है, सी हो जाएगा इसका आंसर। संचार बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, आंसर हो जाएगा डी इसका, इसमें आप लोग का आंसर रहेगा डी नंबर, तीनों। नेक्स्ट, अध्यापन में प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, मतलब रूपवान होना जरूरी नहीं है भाई, क्वालिटी होना जरूरी है, रूपवान होना जरूरी नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। रोजगार समाचार किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आंसर है योजना। स्वच्छ भारत अभियान वॉज सक्सेसफुल बिकॉज इट इज ए कम्युनिकेटेड एंड मास कम्युनिकेशन, जनसंचार में कम्युनिकेट किया गया था इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ नहीं है, लीगल वैलिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमेरिट ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस्टली। रंगों के माध्यम से संचार के परिणाम हो सकते हैं, इसका आंसर डी नंबर होगा, एस्थेटिक एंड आप लोगों का जो है कल्चरल, एस्थेटिक एंड कल्चरल, तो आंसर डी। कक्षा के अंदर गुणार्थक संप्रेषण है, तो ये हो जाएगा इम्प्लिक्ट। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन डैश को कहते हैं, एडेप्टेबिलिटी, मतलब ऐसा सिचुएशन है जो आप बिल्कुल उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उसमें सरवाइव किया, तो एडेप्टेबिलिटी होती है, अनुकूलनशीलता होती है। कौन सा कौशल अनुकूलनशीलता कौशल से संबंधित नहीं है, पलायन, भाग जाना, वही डिफिकल्ट सिचुएशन आया है और आप वहां से भाग जाओ कि नहीं ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो वो एडेप्टेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो आंसर डी। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी डैश से प्राप्त होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व तो किस पर है, देखो विद्यालय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात हो जाती है, पूरा मैनेजर भी दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें डी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सुपरविजन सुपरवाइज करने की बात होती तो फिर हम प्रिंसिपल कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरदायित्व की विशेषता नहीं है, बी नंबर होगा, अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज अप्लाइज। अच्छे प्रबंधक अपनी टीम के हर व्यक्ति का मूल्य जानते हैं, आंसर हो जाएगा सी, पीपल मैनेजमेंट स्किल। एक कुशल प्रबंधक का एक बेहतरीन डैश होता है, आंसर हो जाएगा डी। हु क्वाइंड द टर्म सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दिया है ना। चलिए, जीवन कौशल के 3 मुख्य प्रकारों में शामिल नहीं है, यहां पे आ जाएगा चिंतन कौशल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ स्किल, निम्नलिखित में से जीवन कौशल का उद्देश्य नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, कि सक्सेस इन एनी वे, ये नहीं है। डैश के बिना एक परिपूर्ण मानव बनना असंभव है, लाइफ स्किल के बिना। प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करने पर बल देती है, ये वाक्य एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग होगा। अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। पारस्परिक संबंध से संबंधित गुण नहीं है, आपका हो जाएगा ए नंबर। साथी बनो मसीहा नहीं, ठीक है, किस जीवन कौशल से, पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। समानुभूति, समानुभूति संबंधित है फ्रॉम यू से। इम्पैथी जो होता है वो उसका मतलब होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, तो आप अगर किसी प्रॉब्लम में है तो मैं आपको समझू, तो मतलब आपसे स्टार्ट होगा ये। तनाव प्रबंधन के सरल कदम हैं, आंसर हो जाएगा डी। शिक्षकों के लिए समस्या समाधान कौशल की क्यों आवश्यकता है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। आपका हो जाएगा विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में कौन सा नहीं, असंगत जानकारी, ए नंबर।
प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन का कारक है। ये तो आप जानते हो क्रिएटिविटी यानी संरचनात्मक से है, संरचनात्मक डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है, तो इसलिए सी नंबर। सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम है। ठीक है, सही क्रम इसमें से कौन सा आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन एंड सत्यापन, तो डी नंबर इसका आंसर रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स, अपने बॉक्स से बाहर जाके काम करना, ये सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होती है। अनुमान एक उप कौशल के रूप में किससे जुड़ा हुआ है? आपका आंसर है रीडिंग से। निम्न में से पढ़ने की देखो और कहो विधि संबंधित है वर्ड रीडिंग से। कौन सा क्रम में है, यानी कि पूरा जो लैंग्वेज स्किल होता है सीक्वेंस में कैसे रहता है? तो सी नंबर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा के द्वितीय कौशल कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। निम्न में से कौन सा कथन उभरता पठन के बारे में सही नहीं है? यह हो जाएगा आपका ए नंबर। समझते हुए पढ़ने की रणनीतियों में शामिल नहीं है रट्टा लगाना, रट्टा लगाना बिल्कुल शामिल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। साझा पठन की रणनीति में बच्चों को पठन में शामिल करने की कोशिश होती है, शिक्षक द्वारा पठन होता है। तो जब ये ग्रुप रीडिंग होती है तो टीचर पढ़ करके फिर बच्चों को भी पढ़ाते हैं, इसलिए आंसर सी कर रही हूं मैं इसको। निम्न लेखन कौशल में उच्च स्तरीय लेखन कौशल है इंडिपेंडेंट लर्निंग। कुछ लोग स्ट्रक्चरल लर्निंग किए होंगे। स्ट्रक्चरल लर्निंग का मतलब, राइटिंग का मतलब हो जाता है कि स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है, फॉर्मेट कर देना है। इंडिपेंडेंट लर्निंग राइटिंग होगा इसमें। लेखन सिखाने में उपयुक्त मदद हेतु इस ढांचे का इस्तेमाल होता है। मैं करता हूं, हम करते हैं। मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूं तो मैं पहले कर दूंगी, फिर उसके बाद मैं और आप दोनों मिलकर करेंगे, एंड तीसरा होगा कि मैं आपको बोलूंगी कि आप खुद से करो। तो आंसर हो जाता है यू डू इट योरसेल्फ। स्वतंत्र लेखन के दौरान शिक्षक की भूमिका क्या है? आंसर है डी नंबर। श्रीमती मारिया मोंटेसरी किस देश की निवासी है? इटली। संश्लेषण विधि के अंतर्गत लिखने का क्रम है, जाहिर सी बात है ए नंबर। श्रवण कौशल में इनमें से एक बाधा है, बाधा पूछ रहा है तो लर्नर्स प्रिजुडियूस, मतलब पहले से आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि आगे जब भी आप सीखने कुछ भी जा रहे हो तो उसमें वो बाधा डाल रही है, तो ये बोल सकते हो। इनमें से कौन सा ग्रहणशील कौशल है? ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव लिसनिंग। रचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत डैश नवीन का द्वार है, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। समाजवादी सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर। इनमें से कौन सा रचनात्मक कौशल से संबंधित नहीं है? लिसनिंग स्किल। आप रचनात्मक कौशल के बारे में जानते होंगे, ई से रिलेट करता है, पूरा ई रहता है, तो इसमें ये हो जाएगा। व्यस्तता कौशल समृद्ध होता है, ऑल ऑफ दी अबव। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी यह समझे कि किसी विशेष निष्कर्ष पर क्यों या कैसे पहुंचा जा सकता है। एलोबरेटिंग स्किल इसको मैं कर रही हूं, इसमें अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो बता सकते हो, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। छात्रों के लिए योगात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? बी नंबर, असेसिंग एट द एंड ऑफ द टर्म। ये देखोगे ना तो एक तरह से मैं बता दूं, ये वाला जो है क्वेश्चन आपका बीएड सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव है, तो डेफिनेशन ही है समेटिव का, इसलिए इसका बी नंबर। कोई नहीं, क्वेश्चन आप लोग को कुछ कुछ पहले से ही सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। योगात्मक मूल्यांकन का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता है रेमेडियल टीचिंग में। रेमेडियल टीचिंग में जो है आप लोग का फॉर्मेटिव का जो है किया जाता है। भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति की क्या खासियत है? डी नंबर। भाषा कक्षाओं में बच्चों की निम्न उपलब्धि स्तर का क्या कारण है? मतलब बच्चे नीचे जा रहे हैं, तो चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन स्टडीज, यानी कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कारण नहीं है पूछा, राइट, तो इसलिए बी नंबर होगा। मौखिक भाषा में ये सब शामिल नहीं है, तो राइट द आंसर।
डी नंबर। डैश का विकास ही पठन और लेखन का आधार है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौखिक, याद रखना। बोलना बच्चों के विकास और चिंतन का एक आवश्यक हिस्सा है, किसने बोला है? वाइगोस्की। कक्षा में बच्चों की चुप्पी किस बात की ओर इशारा करती है? आंसर है डी नंबर। परिचर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? स्पीकिंग फास्ट से। तो ये आप लोगों के 100 क्वेश्चन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के। आई होप कि आप सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे। किसके कितने आए हैं कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पेपर का जब एग्जामिनेशन होगा तो उसके भी आंसर की के साथ मैं मिलूंगी आपसे, ताकि आप लोग खुद जान सको कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जामिनेशन को देने के बाद। टिल देन टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का आप लोग का एग्जाम हो चुका है आगरा यूनिवर्सिटी का। तो आज अभी इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने कितना सही किया है वो मैच कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है जो मैं आंसर बता रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसका आपको दूसरा कुछ लग रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम ट्राई करेंगे हम कि एक्यूरेट जो है आंसर को ही करें, जो जिसमें डाउट होगा उसको खुद मैं स्किप कर दूंगी, आपको गलत आंसर बताने का बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे बीएड से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन एंड नोट्स सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप पर जो है नेक्स्ट पेपर जो आपका अंडरस्टैंडिंग होने वाला है पेपर 5, उसका कुछ मटेरियल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो फ्री मटेरियल में मैं अपने ऐप में डालने वाली हूँ, तो जहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लो। ये है, निम्न में पठन में कौन सा बाधक तत्व नहीं है? चिंतन क्षमता। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर बताते हुए चलूंगी। क्वेश्चन इजी आया है, इसमें कोई ये नहीं है, सब आप लोग के सिलेबस से क्वेश्चन है। श्रवण कौशल शिक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? सी नंबर। वाक्य रचना का कौन सा घटक नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि वाक्य को रचना करने के लिए कौन सा घटक नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा जो है अटपटा पूछा गया है। स्पष्टता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, जटिलता भी होती है, स्पष्टता भी होती है, इसके साथ एक सरलता होती है, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन रहता है जो नहीं दिया गया है। यहाँ पे आकांक्षा दिया गया है, योग्यता दिया गया है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है। तो हम योग्यता को कंसीडर करते हैं, अनाकांक्षा को जो है हम इसमें टिक कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है मतलब सही क्वेश्चन अगर बोला जाए तो ये नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर मैंने टिक किया है। मौन पाठन कौशल के प्रकार क्या है? मौन पाठन यानी कि साइलेंट रीडिंग। तो यहां पर आपका आ जाएगा गहन पाठन, यानी कि जिसमें हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। सरल से कठिन सूत्र पर आधारित लेखन कौन सी है? सरल से कठिन यानी छोटे छोटे पार्ट से स्टार्ट करके जो है डिफिकल्ट में जाना, ये आपका पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली है। निबंध पद्धति संबंधित है, बी लेखन कौशल से। निम्नलिखित में से मूल रूप से FIACS से कौन है? फ्लैंडर का होगा, क्लासरूम इंटरेक्शन जो बनाया है इन्होंने, डी नंबर। निम्न में से दो उत्पादक कौशल कौन से हैं? उत्पादक यानी प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल हमारा क्या होता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग, है ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं है? क्रिएटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो है सही नहीं लग रहा है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, क्रिटेरियन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या फ्लैंडर्स विधि के शिक्षक से संबंधित वर्गों से? टीचर से जो है रिलेट है, तो टीचर से रिलेट 7 करता है, बाकी 2 जो है वो स्टूडेंट से और 1 जो है कंफ्यूजन, टोटल 10 है इसका। स्मृति, स्वर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल में क्या कॉमन है? ये तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके दे दिया गया, किया गया था, ये नंबर। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुदेशन में सुधार। जाहिर सी बात है कि कक्षा का टेस्टिंग इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके, बी नंबर। निम्न में कौन सी विशेषता मौखिक भाषा शिक्षण की नहीं है? मौखिक भाषा के शिक्षण की सी नंबर नहीं है। मौखिक भाषा प्रयोग
कि कौन सी विधि प्रभावशाली है? सी। निम्न में से किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है? आत्म प्रकाशन यानी सेल्फ जो वो सोच रहे हैं उसको, तो इसका आंसर ए नंबर। कक्षा का कक्षा का संभाषण का प्रकार है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है, बी नंबर। कक्षा का संभाषण का उपयोग क्या है? डी नंबर। आप लोग क्लास लेने के लिए बोल रहे थे कि क्लास ले लीजिएगा, थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इसलिए आंसर की मैं जरूर लेकर आ रही हूँ। आज एक दिया जा रहा है, कल एक दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सी वार्तालाप उपकरण की तकनीक है? यहाँ पे वार्तालाप उपकरण की तकनीक कौन सी है? तो डी नंबर, तीनों हो जाएंगे। निम्न में कौन सा बिंदु वार्तालाप के समय ध्यान रखने योग्य है? हाँ, कि अशिष्टता, नॉट कंसिडरेबल यानी कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा, अशिष्टता, डिस्कर्टसी। निम्न में से वार्तालाप का मुख्य आधार क्या है? वार्तालाप यानी कि हमारे नॉलेज का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कभी कभी आंसर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ए नंबर है। प्रश्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की कुंजी है, किसने कहा है? देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लग रहा है या तो पार्कर या सिम्पसन, तो ये मैं डाउटफुल में डाल दी हूं, आप लोगों को पता है कमेंट कर लेना। रिपब्लिक के लेखक कौन है? जाहिर सी बात है भाई, प्लेटो। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्रश्न पूछने का है? डी नंबर। प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोडक्शन के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, तो डी हो जाएगा। छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी है? ए नंबर, मतलब वो क्या सोचते हैं उसके लिए। निम्न में से कौन से प्रश्न छात्र के पूर्वज्ञ यानी कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता है? प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। ये तो हम जब माइक्रो टीचिंग का बनाते हैं या फिर लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें ये सिखाया ही जाता है। निम्नलिखित में एक अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है? यहाँ पे आपका डी नंबर आएगा, ऑप्शन ही वैसा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न स्वरूप दोषपूर्ण नहीं है? सजेस्टिव, बी नंबर। सुझावात्मक। एक अध्यापक के लिए कक्षा कक्ष में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी है? डी नंबर। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जा रहे हैं तो इसका ए नंबर हो जाएगा। भाषा का मुख्य घटक है, डी। भाषा अर्जन के कितने स्तर हैं? देखो ये 4, ठीक है। श्रोता हमेशा सही होता है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, और 2 में प्रॉब्लम क्या था? फ्रैंक टाइगर और अर्नोल्ड का। पिछली बार भी हमने अर्नोल्ड करने को आपको कहा था, इस बार फ्रैंक टाइगर है ही नहीं ऑप्शन में, अर्नोल्ड ही इसका आंसर है। एलएडी का फुल फॉर्म क्या है? एलएडी यानी लैड, जो कि चॉम्स्की ने दी है, तो इसका हो जाएगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? एक टीचर का, तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही है और हमने किया था ये क्लास में भी, छात्रों की उच्च उपलब्धि पे। एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बी। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? देखो इसमें भी थोड़ा सा है डाउटफुल, लेकिन पेई का मिला है एक जगह इसलिए मैंने इसको टिक किया है, बट आप लोगों को कुछ और मिल रहा है तो टिक करना, बट जहां तक है 80% सही है, ये 20% का डाउट तो मैं रखूंगी हर जगह पे। हाउ मेनी स्टेप्स वो इन हार्वर्ड जनरल टीचिंग मेथड? ये तो पंचवदी के नाम से भी जाना जाता है, 5 स्टेप्स है, पिछली बार भी पूछा था ये क्वेश्चन। प्रसन्नता एवं ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? मातृभाषा, मदर टंग। भाषा ध्वनियों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? स्वीट ने, ठीक है। किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? भाई 351।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे तो लक्ष्मण का नाम भी नहीं है, तो ये बी नंबर के कस्तूरी रंगन। भाषा की विशेषता है, भाषा संचार का माध्यम है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तीनों हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि, स्वास्थ्य और मैच्योरिटी, ये तीनों हो जाएंगे, डी नंबर। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है चाइल्ड सेंटर्ड। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? क्यूरर। बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो है ऑप्शन होना चाहिए था फैमिली, कि फैमिली से, परिवार से, हर जगह आपको यही मिलेगा, लेकिन फैमिली नहीं है, तो फैमिली से ही बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। तो भाषा जब लैंग्वेज सीखने लगते हैं तो उनका समाजीकरण एक्चुअली में स्टार्ट हो जाता है। समाज तो बाद में आता है, समाज से मिलते वो बाद में है, पहले उनके लिए समाज उनका परिवार हो जाता है। इसमें डाउट लग रहा है अगर आपको तो आप बता सकते हो, वैसे मुझे सी लग रहा है। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या क्या है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बी। किस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की है? इसमें बहुत सारे नाम है, केब है, 1968 है, लेकिन अनुशंसा करने की बात आ रही है, ये कोठारी आयोग ने भी किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार है? देखो ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, हर जगह अलग अलग है। कुछ स्टूडेंट ने कल मैसेज भी किया था मुझे, जब तक एक क्लैरिटी होप थी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे 4 दिया हुआ है, 4 लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, होता है 5 है। कक्षा कक्ष पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है, डी। दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं? तो विकासात्मक, डेवलपमेंटल। संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ, ये किसने दिया है? कार्ड्स एंड कॉन, ए नंबर। भाषा विकास का परिपक्वता सिद्धांत संबंधित है भाई, डी से। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी होता है। भाषा विकास का जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की भाई साहब ने दिया है ये। शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण की प्रकृति है, सी। संचार के तत्व संबंधित है भाई, तीनों के तीनों ही है, तो आंसर तो आपका हो जाएगा डी। संचार के प्रधान तत्व है, अगेन डी। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को। संप्रेषण प्रतिमान के विकास का पितामह कौन है? श्रेम है ये, ए नंबर, विल्बर एल श्रेम। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, हाव भाव, जेस्चर, तो सी नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये भी पिछली बार दिया गया था। संचार प्रक्रिया में पदों का सही क्रम है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कर लेना, सेंडर पहले आता है, यहाँ पे कम्युनिकेटर दिया गया है, हिंदी में सही है, बी नंबर। एनकोडिंग संदेश को प्रभावित करने वाला कारक है, यहाँ पे तीनों। शेनन वीवर के संप्रेषण प्रतिमान में कितने तत्व हैं? 6। कहीं पे 5 भी दिया गया है, 7 भी दिया गया है, लेकिन 6 को जो है वो मिली है मान्यता, कहीं पे 5 भी बोला जा रहा है, तो इसको तो 6 है। संकेत भाषा संबंधित है, संकेत यानी कि जेस्चर, दैट मीन्स की 20 है। मौखिक संप्रेषण का मुख्य लाभ है सभी, डी नंबर। चिन्ह भाषा के कौन से तत्व हैं? इसका भी आंसर आपका डी आ जाएगा।
निम्नलिखित में कौन लिखित अभिव्यक्ति साधन नहीं है, लिखित नहीं है, रिटन नहीं होता है, भाई इंटरव्यू में हो जाएगा बी नंबर। व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। जेम्स का नाम आ रहा है बट इसमें भी मैं डाउटफुल में ही रखूंगी, बट जेम्स का मिला है कहीं कहीं पे। आत्मज्ञान का स्रोत है आत्म अनुभव, आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन होता है, सेल्फ परसेप्शन से ये मिलता है, बी नंबर। आत्म विकास की लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये किसने दिया है, कूले ने, सी नंबर। ठीक है। स्वॉट विश्लेषण में टी का क्या अर्थ है, धमकी, थ्रेट्स। आत्म विकास की प्रमुख क्रिया क्या है, डी नंबर। आत्म विकास के निर्धारक क्या है, शरीर गठन, भाषा, पालन पोषण, डी। जवाबदेही की प्रक्रिया का मुख्य तत्व क्या है, सी। कौन सी जवाबदेही विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, सी। दोनों होती है, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। अनुकूलन क्षमता निर्भर करती है स्वयं की क्षमता पे, हम कितना एडॉप्ट कर पा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर। श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट बोला भी जाता है, ए नंबर। प्रबंधन कौशल से संबंधित क्रिया क्या है, आंसर डी नंबर। सभी के तीनों आते हैं। पूर्वानुमान करना तथा योजना बनाना, संगठन, ये किसने जो है स्टेटमेंट दिया है, ए नंबर, हेनरी फेयल। प्रबंध की आधारभूत विशेषता है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक कौशल नहीं है, इंडिविजुअलिटी, सी नंबर। किस प्रकार की प्रतिपुष्टि विद्यार्थी के विकास को, उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर को बल देती है, डिस्क्रिप्टिव, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा अनुभूति भाग मानव संबंध कौशल में नहीं है, सी नंबर। उसके पैसे से मतलब नहीं होना चाहिए भाई। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत, सी नंबर, सॉरी डी नंबर, सोशल। यूनेस्को को जीवन कौशल सूची में कौन सी कौशल का आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, यही मिला है अभी तक। ठीक है, ए नंबर। सहानुभूति दूसरों की भावना और जरूरतों से संबंधित जागरूकता है, डेनियल गोलमैन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कुछ दिया ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष चिंतन से संबंधित है, ज्ञानात्मक, ए नंबर। सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने स्तर हैं, सृजनात्मक के 5 है। क्रिएटिविटी क्या बोलते हैं, क्रिएटिव प्रोसेस का। निर्णय प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सी नंबर। पठन के प्रकार क्या है, यहां पे भी बहुत सारे दिए गए लेकिन 4 मुख्य रूप से जो है माना जाता है। भाषा कौशल शिक्षण का सही क्रम क्या है, सी नंबर। देखो और कहो पढ़ने की कौन सी विधि है, सी वर्ड मेथड। स्वर पाठन की सबसे प्राचीन विधि है स्वरोच्चारण विधि। मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, ठीक है, बी ओरल एंड मतलब स्पीकिंग एंड लिसनिंग साथ में आता है। निम्नलिखित में से वार्तालाप के साधन कौन से हैं, सी। एक शिक्षक की दृष्टि से प्रतिभा का एक संशोधन, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में है, ए नंबर आएगा इसका। ये सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये किसने दिया है, सर विलियम विंटर, बी नंबर। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसने दी है, देखो यहां पे सलाह की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह किसने दी है। सलाह में मैंने आपको बताया था कि केब ने दी है, ठीक है, केब ने। और सलाह जो लागू किया गया था वो तो 1968 में किया गया था, लेकिन अगर सलाह की बात आएगी तो आपका आंसर जो है सी आएगा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, यानी कि सी नंबर केब।
ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के पूरे 100 क्वेश्चंस का आंसर की। मैच कर लो किसका कितना सही हो रहा है। वैसे ये पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, अकॉर्डिंग टू जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट है, चैप्टर्स हैं, वो दिया गया था। तो मेन बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी 80 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाई है पेपर को, और 40 मार्क्स वाले को इजी बनाई है। अंडरस्टैंडिंग भी इजी आने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आने वाला है, मैं इजी नहीं बोलूंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आने वाला है। तो सिलेबस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज दिया गया है, प्लीज उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलूंगी दूसरे पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। एंड जैसे आप जानते हो 4 बजे का क्लास है। 4 बजे हम जो क्लास लेते हैं जनरली जो है मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन सारा क्वेश्चन बताती हूँ। अभी आज मैं आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से एमसीक्यू बताऊंगी। एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ आगरा के लिए है, तो आगरा में तो पूरा पैटर्न एमसीक्यू किया है, लेकिन एमसीक्यू एक ऐसा है जो कि सभी यूनिवर्सिटी में आता ही है। तो ये सिर्फ आगरा के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ आगरा को लेकर के ही किया गया है। तो आज की क्लास में हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से जो है एमसीक्यू देखेंगे। और एक्चुअली में ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से है, करिकुलम जहां जहां पर है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में है वहां पे ये इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि ये करिकुलम तो मैम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में भी है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन वहां भी आ सकता है। जिनका हिंदी है सब्जेक्ट, उसमें जिनका मेथड पेपर जो भी है तो उसमें भी आ सकता है। तो ये जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हर जगह पे, ये टॉपिक जो है हर जगह पे आ सकता है। आपके मैथोलॉजी पेपर में आ जाएगा, आपके जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में, नॉलेज अक्रॉस करिकुलम जिनका भी है उसमें आएगा। तो ये पर्टिकुलरली जो है आपके बोल सकते हैं कि आपके जो है करिकुलम से रिलेटेड, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाठ्यचर्या से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है आगरा यूनिवर्सिटी का तो है ही, लेकिन बाकी सारे यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव जो है आजकल पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हो कि ये सभी के लिए है, ना कि ओनली आगरा, जो आप लोग बार बार बोल रहे हो कि ये हमारे में नहीं आता है। आता है आप में भी, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है। सीसीयू तो जो है वो आप लोगों का 20 नंबर का पूछता है। तो इस तरह से हर जगह का जो है अलग अलग है, लेकिन आएगा सभी में ही। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये बहुत बहुत ज्यादा ही जो है इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के टॉपिक, हर तरह के क्लासेस जो है इसमें कराए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पाठ्यचर्या निर्माण के यहाँ पे आगाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगाम नहीं होगा, आयाम होता है, ठीक है। तो ये आयाम जो है कितने होते हैं ये आपको बताना है। पाठ्यचर्या, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि करिकुलम निर्माण की बात हो रही है, मतलब कि जब हम करिकुलम बनाते हैं तब, तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि जब करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे दोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस जैसे कि आप देख सकते हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। नीचे में आंसर जो है दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया है। कल वाले वीडियो में आप लोग को आंसर मिल गया था, तो आप लोग उतना ये नहीं लेते हो, डायरेक्ट आंसर देख लेते हो, कुछ उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हो। सो यहाँ पर जो है पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम कितने हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस में है, 2, 3, 4। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसका जो है आंसर ए नंबर होगा। 2 होते हैं पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम, जिससे जो है करिकुलम का निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगी कि आपको सबसे पहले तो करिकुलम का सिद्धांत जानना, यानी कि प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें से प्रिंसिपल नहीं जानोगे तो डेफिनेटली जो है आप नहीं कर पाओगे। मैंने आप लोगों को एमसीक्यू के ऊपर जो है एक आप लोगों का जो है मैंने एक
एमसीक्यू में किस तरह से जब कोई क्वेश्चन हमें ना आए या फिर हम जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम किस तरह के जो है तुक्का लगाना मैं नहीं बोलूंगी, बट यस एनालिसिस करके आंसर देते हैं, वो चीज आप यूज कर सकते हो, उस चीज को आप जो है यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो अगर कभी कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में। तो चलिए बताइए, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो पहले सिद्धांत आपको पता होगा तो आप डेफिनेटली आंसर कर दोगे। तो इसके ऑप्शंस में है, पहला है विकास का सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट का जो है प्रिंसिपल। तो ये तो कॉमन एक बच्चा भी बता देगा कि जब भी करिकुलम का निर्माण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चे के विकास के बारे में तो रखा ही जाएगा ना, कि बच्चे का विकास हो। तो ये तो सिद्धांत करिकुलम बनाने में डेफिनेटली रखा जाता होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है ये, तो नहीं हमें ढूंढना है। तो ये तो है विकास का सिद्धांत जो है, ये तो है, तो ये इसको तो हम नहीं लेंगे, राइट। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा ऑप्शन है सामाजिकता का सिद्धांत। तो क्या ये हो सकता है? चलो इसमें क्वेश्चन मार्क रखते हैं, अभी बाद में आप लोग इसको मुझे डिसाइड करके बताना। दूसरा है अनुभवों पर आधारित सिद्धांत, एक्सपीरियंस बेस्ड जो है प्रिंसिपल, क्या ये होता है? और फिर उसके बाद डी नंबर आपका है इनमें से कोई नहीं। तो अब आप मुझे बता दें इसमें से कौन सा होगा। अंजलि 2D दे रही हैं, अंजलि का आंसर आया डी। अच्छा, यानी कि आपने अंजलि ने जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अवध का एग्जाम अगस्त तक जा रहा है, अवध का एग्जाम डेफिनेटली अगस्त तक जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद से जो है आप लोग की जो भी क्वेरीज होंगे उसको लेंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब भी हम करिकुलम का निर्माण करते हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट के बारे में तो सोचते ही हैं कि बच्चे का विकास हो। सामाजिकता का सिद्धांत भी रहता है पाठ्यचर्या निर्माण में, जो है हम सोशलिज्म देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो हम लेकर के चलते हैं कि एजुकेशन जो है एक सामाजिक नीड है, सोशल नीड है, जरूरत है, आवश्यकता है। और जब भी हम एजुकेशन के भी ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य बनाते हैं शिक्षा के भी, तो उसमें भी हम समाज को ध्यान में रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम करिकुलम बनाएंगे तो हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में भी तो चीजें देंगे। हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गलत रीति रिवाज, गलत नियम हैं, तो उसको भी तो हम बताएंगे, उसको भी तो हम रखेंगे अपने आधार के रूप में। तो इसीलिए सामाजिकता का सिद्धांत भी है, डेफिनेटली है। फिर है हमारा सी नंबर, अनुभवों पर आधारित सिद्धांत। मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि पहले के टाइम में हमारे देश में जो है एक्सपीरियंस टीचर रखा जाता था। बोला जाता था कि जो टीचर के पास जितना अनुभव है वह अनुभव जो है अपने बच्चों को दे पाएगा, राइट। तो ये हमारे तो बोल सकते हो कि पूरे कंट्री, हमारे पूरे देश का एजुकेशन ही जो है अनुभव पर आधारित है। तो अगर अनुभव को हम बेस मान के चलते हैं, तो अगर हम अनुभव को बेस मानकर चल रहे हैं तो डेफिनेटली हम जब करिकुलम बनाएंगे तो उसको भी रखेंगे ही। तो ये भी जो है सिद्धांत में शामिल होता है। ये भी नहीं हुआ तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, नो डाउट। तो जिनको सिद्धांत पता रहेगा कि पाठ्यचर्या निर्माण के यानी करिकुलम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से है, वो आंख बंद करके डी नंबर दे देंगे। लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए कॉमन सेंस की बात है, जो मैं अभी बता रही थी कि ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब बिल्कुल जो नहीं करेंगे वो फिर तुक्का मारेंगे। हाँ जी, हिंदी क्लास का भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यचर्या निर्माण में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? शैक्षिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जब निर्धारण करते हैं, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो हम इस बात का तो ध्यान देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि आप क्लास 4th का जो है हम लोग ये बना रहे हैं, क्लास 4th का जो है आप लोगों को करिकुलम बनाया जा रहा है। तो जब भी क्लास 4th का
जब भी क्लास 4th का जो है करिकुलम बनाया जाएगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस करिकुलम से जो है बच्चों के में कौन कौन से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम बना कर रखे जिससे बच्चे उसको प्राप्त कर पाए, उसको रिसीव कर पाए। तो करिकुलम बना निर्माण में जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो उसका एक पार्ट होता है उस शैक्षिक जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उस कंटेंट का ऑब्जेक्टिव निर्धारण करना। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब हम उस कंटेंट का जो भी कंटेंट डालते हैं उसका जो हम ऑब्जेक्टिव निर्धारण करते हैं उस समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखें या रखना चाहिए। सबसे पहले है मिलान एवं उत्कर्ष, दूसरा है कथन एवं उपमुक्ता, तीसरा है तार्किक वर्गीकरण एवं पुनरीक्षण, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। अब मिलान एवं उत्कर्ष क्या है? मतलब कि हम ऐसा करिकुलम बनाए जिससे कि बच्चे जो है उससे उनको कोई लेसन मिले, राइट? कोई भी ऐसा चीज उसको मिले कि वो समझे कि हमें जो है यूनिटी ही जो है हमारा स्ट्रेंथ है, और एक्साइटेड हो, बोरिंग करिकुलम ना मिले उनको। तो ये दोनों चीजों का पहले ध्यान में रखना। दूसरा जो बोल रहा है कि कथन एवं उपमुक्ता यानी कि स्टेटमेंट रहे और साथ ही साथ जो है किसी भी रिस्ट्रिक्शन से वो फ्री रहे, तो ये एक रखा जाए। सी नंबर में ये ध्यान में रखा जाए कि रीजनिंग उसमें हो, उसका जो है पुनरीक्षण हो, ये सारी चीजें जो है उसमें रहे। तो निर्धारण शैक्षिक उद्देश्य का निर्धारण करते समय हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। एक बात मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहूंगी, यहाँ पे स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं उसमें जो है ऑप्शन अलग अलग रहता है, तो उसका आंसर जाहिर सी बात है अलग हो गया। वही सेम क्वेश्चन दूसरी जगह पे फिर से दिया हुआ रहता है लेकिन उसमें ऑप्शंस अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आंसर अलग हो जाएगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे दिमाग में है, शुभम है हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट, उन्होंने किया था मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जैसे वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि माध्यमिक शिक्षा में यानी सेकेंडरी एजुकेशन में जो सेकेंडरी एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्टडी जो है बेटर रहेगी, कौन सा विधि जो है पढ़ाने का जो तरीका होता है कौन सा बेटर होगा, कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट होगा। तो पहला ऑप्शन पहले वाले जगह पे जहां पे ये क्वेश्चन था वहां पे पहले ऑप्शन में जो था वो आप लोगों का था क्रिया विधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। दूसरा जो था वो स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी। तीसरा जो था कहानी सुनाने वाली विधि यानी कि स्टोरी टेलिंग, एंड चौथे में शायद उपयुक्त सभी था। एक जगह ये दिया हुआ था और दूसरी जगह पे बाकी सारे ऑप्शन सेम थे। एक जगह जो डी नंबर उपयुक्त सभी है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में दे दिया गया था, तो जहां पे उपयुक्त सभी है वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो जब हमें इन चार में से उपयुक्त सभी जब चुनना हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चूज करेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में दो मेथड बहुत पॉपुलर है, एक है लेक्चर मेथड और एक आपका है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये दोनों एक्चुअल में बोला जाए तो माध्यमिक के लिए बना हुआ है, तो जब हमें वैसे ऑप्शन मिलेंगे तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, और पहले वाले जगह पे जो था उसमें आप जो है क्रिया विधि कर सकते हो या उपयुक्त सभी कर सकते हो, तो दोनों में से आंसर मिल सकता था। तो इस तरह से क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ऑप्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना, ऑप्शन अगर अलग है तो आंसर अलग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करिकुलम से, पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन के शिव एवं अनिवार्य अंग है, मतलब कि अनिवार्य कंपलसरी अंग है के रूप में संबंधित होना चाहिए, कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जो है किसने दिया है? मुद्देलर आयोग ने दिया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है, या मुद्देलर आयोग? वही सब आ रहा है, मुद्देलर आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग, रिपीट हो गया है। ये बताइए ये स्टेटमेंट जो है किसका है? जो ये स्टेटमेंट दिया गया है आप लोगों को, पाठ्यचर्या सामुदायिक जीवन के लिए अनिवार्य अंग के रूप में संबंधित होना चाहिए, करिकुलम को जो है बनाया गया था, किसने बोला है ये? तो इसका मैं बता दूं, ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा। जहां भी माध्यमिक शिक्षा आयोग दिया रहे आप माध्यमिक शिक्षा आयोग को इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट में चलते हैं। पाठ्यक्रम के विकास के चरण, एक सेकेंड, पाठ्यक्रम के विकास के चरण हैं, कितने चरण हैं? जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है कितने चरण, कितने स्टेप आते हैं? 4, 5, 3, 4, 5, 6, जल्दी बताइए। करिकुलम पे बहुत सारे क्लासेस करवाए गए थे, तो आप लोग अगर नहीं होता है तो वो क्लास जा करके देख सकते हो। बहुत डिटेल में जो है ये क्लास करिकुलम पे करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन डेफिनेटली जो जानते होंगे बता देंगे कि भाई 4 है। यस, नहीं, 5 नहीं, 4 है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम है। मैंने ऊपर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने इसलिए नहीं बताया था पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम, जो 2 हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, क्योंकि नीचे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन यही था कि पाठ्यचर्या निर्माण के आयाम कितने हैं, तो वहां पे हमने 2 टिक किया था। अब हम वो जान लेंगे कि वो दोनों कौन कौन से हैं। तो पहला तो होता है उद्देश्य निर्धारण करना, कि हम करिकुलम का उद्देश्य निर्धारण करें, ऑब्जेक्टिव निर्धारण करें, और दूसरा और जो है फिर शैक्षिक जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसका उद्देश्य निर्धारण करें। तो पहला जो हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्रिएशन, और दूसरा हो जाता है विषय वस्तु, यानी कि जो हम सब्जेक्ट का कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो पाठ्यचर्या निर्माण के 2 आयाम होते हैं, उद्देश्य और विषय वस्तु। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी ने सन 1988 में जो संशोधित पाठ्यक्रम बनाया उसमें शामिल क्षेत्र थे। 1988 में एनसीईआरटी ने जो है करिकुलम को जो है मॉडिफाई किया था, उसमें कौन कौन से नए क्षेत्र को, नए नए एरिया को, स्कोप को जो है इंक्लूड किया गया था। पहला है उभरती हुई रुचियां तथा आदेश, मीन्स कि बच्चों में जो इंटरेस्ट जाग रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां से जनरेशन एक्चुअली में चेंज हो रहा था, और बहुत ही फास्ट जनरेशन जो चेंज हो रहा था वो, या फिर पाठ्यक्रम रुचियां यानी कि करिकुलम इंटरेस्ट, या कार्यान्वित संबंधी युक्ति यानी कि जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी। तो कौन कौन सी चीजें जो है एनसीईआरटी ने 1988 में जो है शामिल किया था, और डी नंबर जो है उपयुक्त सभी है। ऑल आ रहा है? जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स ये ऑल है। सभी चीजों को 1988 के बाद से इंक्लूड किया गया था, और को करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा था। तो को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन वो भी इंक्लूडेड था इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया होगा। एनसीईआरटी ने सन 1988 में जो संशोधित पाठ्यक्रम बनाया उसमें शामिल क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र इसमें से शामिल नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएंगे, जहां नहीं वाला पूछे देगा। अब बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन एवं परीक्षण यानी इवैल्यूएशन को जो इंक्लूड किया गया, या विभिन्न क्षेत्रों को समय का आवंटन, हर क्षेत्र में जो है टाइम, जैसे एकेडमिक के लिए टाइम अलग दिया गया, को करिकुलर के लिए अलग टाइम दिया गया था, खेलने के लिए अलग टाइम दिया गया था, इसको इंक्लूड किया नहीं किया गया था? बताइए, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, एनसीईआरटी ने सन 1988 में कौन से संशोधित पाठ्यक्रम में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया था? सी आप लोग दे रहे हो, दीपशिखा, ये KMC, स्वास्थ्य, सभी सी ही दे रहे हो आप लोग। पता नहीं आप लोगों ने सी क्यों दिया है, मुझे नहीं पता है। सी का मतलब है कि क्षेत्र को समय का आवंटन नहीं, 1988 में यही सब तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 86 में जो हमारी NEP आई, ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में लागू किया गया, उसके बाद उस समय बहुत ही डेडिकेटेड होकर के एजुकेशन के बारे में सोचा गया, तो उसमें बहुत सारी कमियां जो है दिखने लगी। 86 स्टार्ट हुआ, NEP को लागू किया गया,
बहुत सारी कमियां हर जगह से दिखने लगी। 87 में फिर ब्लैक बोर्ड वाला स्टार्ट किया गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ कि जिसे उनको पहली कमी ये लगी कि जो अप्रोप्रिएट सामान होना चाहिए वो नहीं है, तो वो सामान उपलब्ध करवाया गया किससे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा। ये 87 में हुआ, 87-88 में ये चला। उसमें और भी प्रॉब्लम पता चलने लगे कि पढ़ाने के टाइम में सिर्फ पढ़ाना है और एकेडमिक होना जरूरी नहीं है। हमारे मतलब बच्चों को जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के, हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो उनको खेलने का भी टाइम मिलना चाहिए, उनको जो है को करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम मिलना चाहिए। तो उसी टाइम में जो है इस चीज को इंक्लूड किया गया 1988 के करिकुलम। सब बीच में सोचिए कि 86 में एनईपी लागू हुआ, एनईपी 5 साल का होता है, तो बीच में ही सभी चीजें को इंक्लूड की जाने लगी, जो जो कमियां पता लगने लगी। तो उसी समय 88 में जो है करिकुलम को संशोधित किया गया, उसमें यह भी चेंज किया गया कि बच्चों को जो है हर एक दिन कम से कम एक पीरियड जो है गेम का होगा और दूसरा एक पीरियड जो है को करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे उसमें म्यूजिक कर ले बच्चे, डांस में जाए, किसी भी चीज में जाए, 2 पीरियड जो है फाइनली अलॉट कर दिया गया था ये सारे एक्टिविटीज के लिए। तो सभी बाकी क्षेत्रों के लिए जो है इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये नहीं है, इवेल्युएशन तो इंक्लूड था ही। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तो नाम ही था कि 86 में जो एजुकेशन स्टार्ट होगा वो पूरे नेशन में जो है एक ही एजुकेशन रहेगा और वही एजुकेशन जो है पूरी इंडिया में जो है चलेगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर तो ये स्टार्ट ही हुआ था। तो ये तीनों के तीनों जो है शामिल हैं, तो नहीं में इसका आंसर डी नंबर आ जाएगा बाबू। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। मैं आप लोगों को सबको बता चुकी हूं कि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में क्लास करने के बाद, इसीलिए मैं लाइव लेती नहीं हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों का अलग ही चलते रहता है। जिनको पढ़ना नहीं है वो प्लीज ना आए, बाद में आप वीडियो देख लीजिए। पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड। अब क्या है कि करिकुलम को चूज करना, उसको बनाना और उसके लिए जो इवेल्युएशन का प्रोसेस तैयार किया गया वो क्या क्या किस आधार पे किया गया था। सबसे पहले छात्रों की योग्यता के आधार पर, उनकी एबिलिटी के आधार पर, दूसरा उनकी रुचि के आधार पर, और तीसरा जो है क्रियाशीलता का समावेश। बताइए, और चौथा नंबर है उपयुक्त सभी। आंसर डी आया, अंजलि का आया है, उमेश का आया है, प्रिंस का आया है डी। दीपशिखा, अंजलि डी, ब्रजेश, स्वास्तिक, ओके डी। यस, इसका आंसर डी होगा। ज्यादा डिफिकल्ट तो ये था नहीं, ये सारी चीजें तो करिकुलम बनाने के टाइम में सब पे ध्यान दिया ही गया था। चलिए, तो ये इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता किन उपायों द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण कर सकता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। करिकुलम बनाने वाले जो लोग हैं उनको कैसे पता चलता है कि इस एज के बच्चे की आवश्यकता क्या है। अब वो क्लास 4th का अगर करिकुलम बनाने के लिए बैठे हैं तो क्लास 4th के बच्चे का एज तो एटलीस्ट पता होगा कि एवरेज इस एज के बच्चे जो है इस क्लास में जाएंगे, लेकिन उनको कैसे पता है कि उनको क्या आवश्यकता है। तो इसका जो है किस तरह से वो पता लगाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सर्वेक्षण, जो कि सर्वे करवाया जाता है उससे, दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण करने से, और या तीसरा है ए और बी दोनों से, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। बताइए किस तरह से वो पता लगाते हैं। शिवांगी का आंसर फर्स्ट आया है सी, दीक्षा सी, ज्यादातर लोग जो है आंसर जो दे रहे हैं वो सी ही दे रहे हैं, राइट। सबको पता ही है, यस, इसका आंसर सी नंबर ही है। ठीक है। अच्छा, मैंने जो एमसीक्यू के ऊपर बनाया था वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी मैं
उसको जब एनालिसिस करके बनाई तब से मैं भी बहुत जगह पे मैच कर रही हूँ और आंसर उसी तरह से आ ही रहा है। पाठ्यचर्या उद्देश्य निर्धारण की आवश्यकता एवं महत्व। जब हम करिकुलम बनाते हैं तो उस समय जो है ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसका निर्धारण करते हैं। इसकी जरूरत क्या है, क्या उद्देश्य बनाना जरूरी है या फिर कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है उद्देश्य मार्गदर्शक है, यानी कि उद्देश्य जो है हमें सही रास्ता दिखाता है। ये अध्यापक को सस्ते में भटकने नहीं देते, सस्ता नहीं होगा, यहाँ पे रास्ता होगा, अध्यापक को रास्ते में भटकने नहीं देते। या दूसरा है उद्देश्य पाठ्यचर्या के कुशल प्रशासन तथा प्रबंधन में सहायता करते हैं, या पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है, या उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर दे दीजिए, डी नंबर डी। यस ऑफ कोर्स, ये भी इजी है, डी ही होगा इसका आंसर। ये सारी चीजें तो हम करिकुलम के टाइम में देखते ही हैं, राइट। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है सामाजिकता के सिद्धांत के संदर्भ में किसी सदैव ही सकारात्मक संस्तुति हमारे समक्ष उपस्थित है। सामाजिकता, सामाजिकता यानी सोशलिज्म के बारे में है। सोशलिज्म के बारे में जो है हमारे सामने कौन सी पॉजिटिव स्टेटमेंट या ऐसी पॉजिटिव आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, आयोग बनाना या फिर रिपोर्ट देना, तो कौन सा ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट है जो हमारे सामने है जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं। इन शॉर्ट बोले तो जितने भी आयोग नीति बने हैं उसमें से सबसे ट्रस्टेबल या फिर हमारे लिए पॉजिटिविटी देने वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन है आपके कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और फिर है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आप लोग मान रहे हो? ए डी। देखिए अभी तक मैं सारे नीतियों को, सारे आयोग को पूरा अच्छे से जो है बोलते ना दिमाग में बैठा चुकी हूँ। मुझे इसमें से जो भी दिख रहा है ये जो है आपका 1986 का जो है नीति है, ठीक है, ये 1986 में जो बना वो है, और नीचे वाला जो है 1992 वाला है, 1992 का है, संशोधित वाला है, ठीक है, जो 1986 को ही संशोधित करके बनाया गया था। तो मैंने अभी तक इतना देखा है, पॉजिटिविटी देने वाला या फिर सोशलिज्म के बारे में बताने वाला, सामाजिकता को सिद्धांत बना करके चलने वाला, इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, जब हमारा जो है 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित कर दिया गया, 86 में प्रॉब्लम हमें तो हर साल दिख ही रहे थे, उसका वहां पे सॉल्यूशन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी ये 86 उतना सफल नहीं दिख रहा था। तो फाइनली जो है इसका संशोधन किया गया और 1992 में फिर से रीलॉन्च किया गया। लेकिन उस समय भी इसमें बहुत सारी कमियां रह गई और वो सफल नहीं हुआ। अभी अगर हम बोले तो सबसे सफल वाला जो चीज हुआ है हमारे इंडियन एजुकेशन में, वो था हमारा 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ आया, वहां से जो है चेंज लिया हुआ है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, और वहां से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी करवाया गया। ये भी मैं बोलूंगी कि नियम बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी अच्छी नीतियां बनी हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। बट 2005 में जो एनसीएफ बनाया गया उसको इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टली करवाया गया और हमारे स्कूल में भी इंप्लीमेंट होता था। टीचर इवन ऐसा भी क्लास में आकर के बोलते थे कि नए नए नियम और नीति बना रहे हैं ये लोग, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। बहुत सारे टीचर्स को निकाल दिया जाता था इमीडिएट, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो या आईसीएसई हो, हर जगह पे ये चीजों को फॉलो करवाया गया, ये सारे नियमों को। आईसीएसई तो ऑलरेडी करता ही था, सीबीएसई गवर्नमेंट हर जगह पे ये नियम फॉलो हुए हैं। तो वो था 2005 का एनसीएफ जो सक्सेसफुल माना जाता है। अदरवाइज इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो हम डेफिनेटली इनमें से कोई चूज करेंगे।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यचर्या विषय वस्तु चयन के मापदंड है। जो हमारा पाठ्यचर्या का जो विषय वस्तु होता है, जो हम चूज करते हैं ना, कंटेंट चूज करते हैं। अभी जैसे कि क्लास 5th में दे रहे हैं तो नंबर सिस्टम देंगे तो कितना इजी देंगे, कैसा देंगे, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है ना कंटेंट को। तो जो कंटेंट का चुनने का ये मापदंड होता है वो कैसा होता है, आत्मनिर्भरता से परे होता है कि हाँ जो बच्चे को ऐसा चीज दिया जाए जिससे कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए, इम्पोर्टेंट हो, उसकी वैलिडिटी देखी जाती है कि दिया जा सकता है नहीं, या फिर डी नंबर उपयुक्त सभी। ये जो उपयुक्त सभी दे करके इजी कर देता है ना, वो बहुत ही ये हो जाता है। इसका ऑफ कोर्स इसका आंसर डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी इजी कर देता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या विषय वस्तु चयन के मापदंड में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, और जहां भी मुझे तो ऐसा लग रहा है निगेटिव क्वेश्चन ही ज्यादा देने वाला है। तो पहला है उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्या शामिल किया जाता है जब कंटेंट हम यूज करते हैं, तो क्या हम यूटिलिटी को ध्यान में देखते हैं कि बच्चे का जो है जो कंटेंट वही कंटेंट दिया जाए जो उसके रियल लाइफ में यूज हो सके, पहला। फिर देखते हैं अधिगम की योग्यता, मतलब कि बच्चा जो है उस लर्निंग को लेने के लिए रेडी है या नहीं, एबिलिटी उसमें है या नहीं, या फिर सी नंबर है इनमें से कोई नहीं, या डी नंबर है उपयुक्त सभी। अब बताइए कौन सा शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा होगा आप लोग के अकॉर्डिंग? डी, उपयुक्त सभी। कैसे भाई, क्या हम यूटिलिटी को नहीं देखते हैं, अधिगम की योग्यता को नहीं देखते हैं? ये दोनों देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आएगा सी नंबर, इनमें से कोई नहीं। यस, ब्रिजेश ने सही दिया था, प्रियंका कंफ्यूज हो गई थी, बाकी ने डी दे दिया था। यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं आएगा, उपयुक्त सभी एक्चुअली मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में विषय वस्तु, कंटेंट से क्वेश्चन है ये सारे। कंटेंट के गठन में किन बातों को अवश्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए? जब हम कंटेंट बनाते हैं करिकुलम में तो हम जो है किन चीजों को इसमें सब मतलब अवश्य लिखा हुआ है, यानी कि डेफिनेटली ऐसे शामिल सभी होगा, जो ऑप्शन में दिया है सभी होगा, लेकिन कौन अवश्य शामिल किया जाता है? जब अवश्य दे दे या फिर बोले कि सबसे ज्यादा जरूरी, ऐसा कुछ दे दे तो इतना आप दिमाग में लगा लेना कि उसमें जो है आंसर डी नंबर तो नहीं होने वाला है, उसमें उपयुक्त सभी वाला आंसर नहीं होना है। यहाँ भी उपयुक्त सभी दिया है, मुझे पता है डी मार के निकल जाओगे आप लोग। पहला है क्रमबद्धता, यानी सीक्वेंस से होना चाहिए। निरंतरता यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन हो, सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। बताओ ए नंबर डी नंबर दोनों दे रहे हो आप लोग। इसमें आंसर मैंने आपको एक्चुअली में पहले ही हिंट कर दिया कि कौन सा होगा। ए नंबर होगा क्रमबद्धता। सबसे ज्यादा जरूरी जब हम कंटेंट निर्माण करते हैं, वैसे तीनों है, मैं बता दे रही हूं तीनों है, तीनों को शामिल किया जाता है, और लेकिन सीक्वेंस वाइज वाला जो रहता है वो सबसे पहले हम रखते हैं। उसके बाद जो हम रखते हैं वो रहता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी कहीं टूटनी नहीं चाहिए, एंड देन इंटीग्रेशन यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इसलिए तीनों चीजें हैं, तो ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु गठन में ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें ध्यान दी जानी चाहिए जब हम पाठ्यचर्या बनाते हैं?
तो डेफिनेटली इसका भी उपयुक्त सभी होने वाला है। बस आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें होती है, कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके एग्जाम में दे दे तो आपको दिमाग में रहे कि हाँ हमने पढ़ा था कि ये तीनों चीजें, तीनों पॉइंट थे तो उसमें हमने उपयुक्त सभी किया था, तो कहीं पे ये तीनों पॉइंट में से ना रहे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है छात्रों की आवश्यकता एवं रुचियों का ध्यान, छात्रों के पूर्व ज्ञान और उपलब्धियों पर आधारित, विषय वस्तु स्पष्ट और शुद्ध, और डी नंबर है उपयुक्त सभी। ऑफ कोर्स उपयुक्त सभी होगा इसमें, ये सारी चीजें जो है हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम अनुभव के अंतर्गत प्रयुक्त शिक्षण विधियां हैं। अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लर्निंग जो है हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब सीखते हैं तो इसमें से कौन से शिक्षण विधियां यूज हैं होती हैं। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, परिचर्चा विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, निर्देशन विधि यानी कि इंस्ट्रक्शन मेथड, या फिर डी उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा होगा इसमें। हाँ डी है तो डी मार ही लो, ऑफ कोर्स सभी उपयुक्त सभी डी होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ये पीडीएफ जो आज रात को आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सब भी आप कर लीजिएगा। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं। शिक्षा के, अभी देखिए अब इसमें भी उपयुक्त सभी दिया, आप लोग भी उपयुक्त सभी मार दोगे मुझे पता है। शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक, बिल्कुल ये भी है। बाल केंद्रिता सिद्धांत यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए है। उपादेयता यानी कि यूटिलिटी होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। मैं आप लोगों से बिना पूछे आंसर बता दे रही हूँ। हाँ ठीक है, बस ध्यान में रखना कि आप लोगों को करना क्या। अभी और इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप लोग वहां से आप देख लेना। टेलीग्राम पे मैं आज डलवा दूंगी, नहीं होता है तो अभी मैं डाल दूंगी, आधे घंटे का अभी मैं फ्री हूं तो अभी मैं डाल दूंगी, ठीक है। या फिर आप लोग को 8 से 9 बजे तक मिल जाएगा, तो ये आप लोग टेलीग्राम से कर लेना। ये सिर्फ करिकुलम से रिलेटेड है। मैं बता दूं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मैंने यहाँ लिख तो दिया है, लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के लिए नहीं है। ये आपके मैथोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को करिकुलम पढ़ना है तो उसमें भी पूछ सकता है। फिर आप लोगों के जो है और भी पेपर में जहां भी करिकुलम का जिक्र हो कुछ हो उसमें पूछ सकता है। तो ये टोटली रिलेटेड टू करिकुलम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को भी तो हो गई है ना, कॉन्सेप्ट चेंज किया है तो। चलिए कल मिलूंगी। कल मैं ढूंढ रही हूँ और कौन सा टॉपिक रह गया है, और कुछ कुछ आप लोग भी बता रहे हो कि कुछ पैडागोजिकल आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए। मैं रेडी कर रही हूँ, रेडी हो जाते हो जैसे होगा मैं दे दूंगी। इंग्लिश के स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं तो वो भी मैं ट्राई करूंगी टेलीग्राम पर दे देने के लिए।